अफसाना मुर्दा आदमी की तस्वीर। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। वो मुझे जिस कमरे में बिठाकर चली गई थी उसकी कार्नर्स पर एक तस्वीर रखी थी। कार्नर्स पर सिर्फ तस्वीर ही न थी, एक पुराना तलाई टाइम पीस था जो परिंदों के पिंजरे की शक्ल का था। अंदर डायल था जिस पर रोमन में 1 से 12 तक के हिंसे लिखे थे और सुनहरे रंग की 2 सुइयां थीं जो बड़ी सुस्त रफ्तारी से हरकत करती हुई दिखाई देती थी। उस पिंजरे नुमा टाइम पीस के गिर्द एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता दायरे में चलती हुई दिखाई देती, जिसके आगे सफेद मोती थे। जब वो आगे बढ़कर एक मोती पर अपनी चोंच मारती तो मोती गायब हो जाता और कुड़क की आवाज आती। हत्ता के 60 बार कुड़क की आवाज आती और चिड़िया अपने महवर के गिर्द अपना चक्कर पूरा करके फिर अपनी असली जगह पर पहुंच जाती। डायल पर बनी बड़ी सुई 1 मिनट और आगे बढ़ जाती और चिड़िया अपना सफर फिर से शुरू कर देती। कड़क कड़क कड़क। कार्नेस के दूसरे कोने पर एक चांदी का गुलदान रखा था जिसमें मोर के कुछ पंख सजे हुए थे। जब हवा का कोई भूला भटका झोंका कमरे में आ दाखिल होता तो मोर के पंख यूं हिलने लगते जैसे जंगल में मोर नाच उठा हो। इनके अलावा कुछ क्रिसमस और कुछ नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स रखे थे जिन पर भेजने वालों की नेक ख्वाहिशात छुपी हुई थी। तस्वीर वाला आदमी मुझे बराबर घूरे जा रहा था। वो अंदर गई थी, शायद मेरे लिए। अगर गर्मी का मौसम है तो कुछ ठंडा और अगर सर्दी का मौसम है तो कोई गर्म मशरूब लेने के लिए। मैं वहां चुपचाप बैठ गया और कमरे की एक एक चीज को देखने लगा। सब तरफ से थक कर नजर फिर उस तस्वीर पर आकर रुक जाती और तस्वीर वाला आदमी पहले से ज्यादा शिद्दत से मुझे घूरने लगता। एकाएक ही मुझे एहसास हुआ कि तस्वीर वाला यह आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, कुशादा पेशानी जहानत की गम्माजी करती थी, मोटे मोटे होठ और ठोड़ी का गहरा गड़ा उसकी मजबूत कुव्वत इरादी का जामिन था। जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। हाँ, तुमने ये ठीक सोचा है, ये वाकई मर चुका है। मैंने पलटकर आवाज की तरफ देखा। वो अंदर से एक ट्रे में चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन रखे कमरे में दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था और मेरे करीब आकर बोली, ये मेरे खावंद की तस्वीर है। अरसा हुआ उसकी मौत हो चुकी है। मैंने कहा, अजीब बात है, तस्वीर देखने से मैं क्यों कर अंदाजा लगा लेता हूं कि आदमी मुर्दा है या जिंदा। ये पहला मौका नहीं है। जिंदगी में इससे पहले भी इस किस्म के 2-1 वाकयात मेरे साथ पेश आ चुके हैं। वो हंसी और अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे उसने मेरे सामने पड़ी मेज पर रख दी। फिर पलटकर अंदर जाते हुए कहने लगी, ख्याल रखना, यहां से रिहाई मुश्किल है। ये 7वां आसमान है और खला में लुढ़क गए तो कहीं के ना रहोगे। मैं दम बखुद सा उसे अंदर जाते देखता रहा। उसने दरवाजे का पर्दा अपने दाएं हाथ से उठाया और फिर उसके अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर तो मैं इधर उधर ताक झांक करता रहा। फिर मैं अपने आगे रखे खाने के बर्तनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। एक तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि खुरोनोश के सामान से ये पता चल जाएगा कि मौसम कौन सा चल रहा है, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही
जब मैंने देखा कि मेरे आगे रखे हुए तमाम बर्तन बिल्कुल खाली हैं, मैं झुंझुला कर रह गया। कितनी बदकिस्मती है कि मैं सूरत हाल से वाकिफ भी नहीं करवाया जा रहा हूं और यह कहकर यहां बिठा दिया गया हूं कि यह 7वां आसमान है और बाहर बिल्कुल खला है। मैंने चाहा कि उसका नाम लेकर पुकारूं, मगर मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। आवाज मेरे हल्क तक आकर रुक गई। मैं बेबसी के आलम में अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ। अचानक मेरी नजर फिर कार्नस पर रखी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर वाला मरा हुआ आदमी अब हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मेरी झुल्लाहट और बढ़ी और मैं गैर इरादी तौर पर पुकार उठा, ए बेनाम औरत। जवाब में अंदर से उसके कहकहों की आवाज सुनाई दी और फिर लोरी गाने की आवाज, जैसे वो किसी बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हो। कमरे की दोनों दीवारें जिस कोने में मिलती थी, उस जोड़ में शहद की मक्खियों का एक छोटा सा छत्ता था। 2-3 शहद की मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी। इस कद्र खामोशी थी कि उनकी भिनभिनाहट बड़ी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक मैं उनका भिनभिनाना सुनता रहा और उनकी परवाज का तमाशा देखता रहा। अंदर से आने वाली लोरी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मक्खियों की भिनभिनाहट में दब गई। खाली बर्तन मेरी तरफ बिटर बिटर देखते हुए महसूस होने लगे। मैंने सोचा अंदर जाकर खुद ही बात कर लेता हूं। इन तकल्लुफात में तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मैंने आगे बढ़कर पर्दा एक तरफ सिरकाया तो देखा कि वो एक सोने का कमरा था। सामने वाली दीवार के साथ एक बड़ा सा पलंग लगा हुआ था और बाकी दीवारों के साथ बच्चों के छोटे छोटे पालने रखे थे। हर पालने में बच्चे सो रहे थे, जिनके सिर्फ चेहरे ही दिखाई देते थे, बाकी जिस्म ढांप रखे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन पालनों के पास गया। वो तादाद में 5 थे और पांचों में एक ही शक्ल और उम्र के बच्चे सो रहे थे। बच्चे बड़े प्यारे और खूबसूरत थे। मेरे दिल में उनके लिए अचानक प्यार ने अंगड़ाई ली और मैंने अपना सर झुकाकर एक बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया। मगर मैं झट पीछे हट गया, क्योंकि वो असली बच्चा न था, बल्कि मिट्टी का बना हुआ बच्चे का मुजस्समा था। फिर मैंने दूसरे पालनों की तरफ ध्यान दिया। वहां भी मिट्टी के मुजस्समे थे। सोते हुए बच्चों को प्यार नहीं करते। एक तरफ से उस औरत की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, वो सामने एक दरवाजे में खड़ी थी। दायां हाथ दरवाजे की चौखट से टिका रखा था। साड़ी कसकर लपेटी हुई थी और उसका पल्लू नेफे में उड़स रखा था। उसके दोनों हाथ राख से सने हुए थे, जैसे वो बर्तन मांजते मांजते यहां आकर खड़ी हो गई हो। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसे इत्तला देने के से अंदाज में कहा, वो बर्तन जो तुम रखाई थी बिल्कुल खाली हैं। उसने सुनी अनसुनी करते हुए अंदर जाते हुए जवाब दिया, अभी उन्हें भी साफ कर देती हूं। मैंने जरा बुलंद आवाज में फिर कहा, सुनो तो, ये बच्चे नहीं मिट्टी के मुजस्समे हैं। उसने बदस्तूर जाते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है, मैंने इन्हें खुद सुलाया था। वो अंदर चली गई और मैं काफी देर तक वहां खड़ा खला में घूरता रहा। फिर लौटकर उसी कमरे में आ गया जिसमें पहले था। अब वहां बर्तन भी मौजूद न थे। मैं धम से सोफे पर आकर गिरा।
और अपने हाथ मलता हुआ काफी देर तक बैठा रहा। मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाजा ना हुआ था कि कब तक बेमकसद बैठा बोर होता रहा। फिर वो अंदर वाले कमरे से निकलकर मेरे पास आई और कहने लगी, आओ चलें, काफी रात हो गई है। मैंने सर उठाकर नींद में डूबी हुई आंखों से देखा। वो अपना लिबास तब्दील करके और खूब बनाव सिंगार करके आई थी। उसके चेहरे पर मेरे लिए मोहब्बत और मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं उठकर उसकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक पलटकर देखा तस्वीर वाला मरा हुआ आदमी हम दोनों को बड़े गौर से देख रहा था और उसकी पेशानी पर कुछ शिकनें उभर आई थीं। मैं जरा ठिठका। मेरे ठिठकने से उसने भी पलटकर तस्वीर की तरफ देखा और बोली, क्या तुम मेरे मर्द से मिलना चाहते हो? मगर ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। मैंने हैरानी से कहा। फिर क्या हुआ? उसने जवाब दिया और मेरी कलाई अपने हाथ में थामकर मुझे बाहर ले गई। मकान का बरामदा उबूर करके हम गली में आ गए। सब घरों में खामोशी थी और मुकम्मल अंधेरा। आहिस्ता आहिस्ता गली में चलते हुए हम बड़ी सड़क पर पहुंच गए। तुमने कहा था ना कि ये 7वां आसमान है? मैंने सवाल किया। हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मगर ये तो शहर है और यहाँ मकान है और सड़कें हैं और सड़कों के किनारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उन पर कुमकुमे रोशन हैं जो हमारी तारीकी में रास्ता सुझाते हैं। उसने जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगी, बुद्धू, क्या इतना भी नहीं जानते कि आसमान कोई चीज नहीं होती, सिर्फ खला होता है और हम उसे अपनी सहूलत के मुताबिक नाम और नंबर दे देते हैं। मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं जिंदगी भर सहूलत के मुताबिक किसी चीज को अपनी तरफ से नाम न दे सका। वो फिर बोली, हमारे कुछ समाजी मसाइल हैं, तुम्हें उनका इल्म है? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं। कुछ अरसा पहले मैं एक लंबे सफर पर था, फिर मैं पलटकर घर आया और अपनी जात की चारदीवारी में कैद हो गया। मुझे बाहर की कोई भिनक नहीं पड़ी। एक दिन न जाने कैसे पता चला कि वियतनाम में जंग हो रही है। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने नक्शे पर देखा कि वियतनाम कहाँ है और जब वियतनाम मुझे नक्शे पर मिल गया तो मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। समंदर के किनारे चलता चलता मैं एक दलदली खित्ता जमीन तक पहुंच गया। एक छोटे से बच्चे से जो एक पेड़ पर बैठा चाकू से टहनी काटकर गुलैल बना रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो वियतनाम कहाँ है? उसने अपनी फटी हुई कमीज की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक छोटा सा कंकर निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया। कंकर मेरे माथे पर लगा, मुझे चोट लगी और खून बहने लगा। मैंने अपनी पेशानी को अपने हाथ की उंगलियों से सहलाया तो मेरी उंगलियां खून से लिथड़ गईं। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर मुझसे पुकार कर पूछा, पता चल गया वियतनाम कहाँ है? फिर वो दरख्त से उतरा और धीरे धीरे भागता हुआ नजरों से ओझल हो गया। मेरे माथे से खून बह रहा था और पैर दलदल में धंसे हुए थे। वो काफी देर तक मेरे चेहरे पर देखती रही, फिर बोली, भूखे मालूम होते हो, आओ रेस्तोरां में कुछ खा लें। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। रेस्तोरां पास ही था। हम दोनों उसमें चले गए। काफी बड़ा हॉल था। कुर्सियों और मेजों की 2 कतारें लगी हुई थी। दरमियान में आने जाने के लिए कुशादा रास्ता था जिस पर कारपेट बिछा हुआ था। उस पर कई किस्म के जानवर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए किचन की तरफ जा रहे थे। इनमें से अपनी पसंद का जानवर चुन लो और उस पर निशान लगाकर अपनी टेबल नंबर लिख दो।
वो अंदर जाकर ज़िबा होकर और पककर आ जाएगा। मुझे तो सभी जानवर पसंद हैं, निशानदेही वाला काम तुम करो, मुझे बस भूख लगी है, मैंने जवाब दिया। फिर मालूम नहीं उसने कैसे क्या किया कि भुने हुए गोश्त की कई रकाबियां हमारे सामने सज गईं और हम दोनों उन पर टूट पड़े। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी ना कि हमारे कई समाजी मसाइल हैं। उसने नैपकिन से अपने हाथ और मुंह पोंछते हुए कहा। हाँ, तुमने बताया था, मैंने एक बड़ी सी हड्डी खाली प्लेट में रखते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें कभी किसी समाजी मसले से दो चार होना पड़ा है? उसने सवाल किया। शायद, मगर अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मैंने जवाब दिया। तो अभी तुम एक मसले से निपटने के लिए तैयार हो जाओ, उसने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। वो क्या? मैंने पूछा। जवाब में उसने मेज पर चम्मच बजाकर बैरे को बुलाया और कहा, बिल लाओ। थोड़ी देर बाद मुअद्दब तरीके से बैरा मेरे सामने खड़ा हो गया। एक छोटी सी तश्तरी में उसने कागज का एक पुर्जा भी थाम रखा था और उसका झुकाव मेरी तरफ था। मैं गड़बड़ा सा गया। मैंने गर्दन आगे बढ़ाकर उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो, जानवर सर झुकाए उदास अपने आप अंदर जा रहे थे। तुमने उन्हें मुंतखब किया और वो ज़िबा होकर पककर हमारी मेज पर आ गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम्हें यह भी मालूम है कि जब मैं तुम्हारे साथ चला था तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी तमाम जेबें खाली करवा ली थी। वो आहिस्ता से हंसी और फिर उसने अपना वैनिटी बैग खोलकर उसमें से कई नोट निकाले और बैरे की तश्तरी में डाल दिए। बाहर निकले तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर कुमकुमे अपनी पूरी आबोताब से रोशन थे। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। हमारे इर्द गिर्द जो लोग आ जा रहे थे उनके चेहरे वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ दूर जाकर उसने कहा, हाँ, तो मैंने कहा था ना कि हमारे कुछ समाजी मसाइल हैं। हाँ, तुमने कहा था, मैंने जवाब दिया। तो ये चाबी लो और घर जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगी। और हाँ, जरा बच्चों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि बेचारे भूख से बिलक बिलक कर हलकान हो जाएं। उसने चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, मगर तुम कहां जा रही हो? मैंने चाबी हाथ में लेकर और तमाम हिदायतें समझते हुए पूछा। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? ये समाजी मसाइल हैं और हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसने कहा और तेजी से एक तरफ चल दी। मैं कुछ देर तो वहां सड़क के बीच में खड़ा रहा, फिर सर झुकाकर कुछ मगमूम सा घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर भी ये सोचने लगा कि यहां अकेला कैसे पहुंच गया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और उसी कमरे में जाकर बैठ गया। तस्वीर वाले मरे हुए आदमी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। चांदी के गुलदान में मोर के पंख नाचे और सोने की नन्ही चिड़िया ने 45वें मोती पर झपट्टा मारा। मैं गुमसुम उन सबको देखता रहा। कुछ देर बाद अंदर वाले कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आई। मैं उठकर अंदर गया। पांचों बच्चे नन्ही नन्ही बाहें हिलाते हुए रो रहे थे और दूध के लिए उनकी जबानें होठों तक आकर फिर अंदर मुंह से चली जाती थी। मैं बहुत परेशान हुआ। उन्हें चुप कराने के लिए मैंने वही लोरी गाई जो वो बेनाम औरत गाया करती थी, मगर वो फिर भी चुप न हुए।
आखिर हार कर मैंने अपनी कमीज का पल्लू पतलून में से बाहर निकाला और ऊपर उठाकर छाती नंगी करके उनके पालनों के पास बैठ गया। वो बारी बारी उठकर मेरी छातियों से दूध पीते रहे और फिर सो गए। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे वो वापस आ गई। मैं पालनों के पास ही फर्श पर सोया हुआ था। उसने मुझे उठाया और फिर पास ही बिछे पलंग पर बैठ गई। मैंने देखा उसके बाल बेतरतीब हो रहे थे और चेहरे के श्रृंगार का रंग फक था। उसने अपने वैनिटी बैग में से वो तमाम नोट निकालकर गिनने शुरू किए जो उसने रात रेस्तरां में बिल चुकाने के लिए दिए थे। वो काफी थकी हुई लग रही थी। उसने मुझसे सिगरेट तलब किया। मैंने सिगरेट निकाल कर दिया और फिर माचिस जलाकर उसका सिगरेट सुलगवाते हुए पूछा, समाजी मसाइल क्या हल हो गए? नहीं, अभी नहीं, उसने जवाब दिया। आओ दूसरे कमरे में चलकर इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। मैं उठकर उसके पीछे चल दिया और हम दूसरे कमरे में पहुंच गए। तुम जरा गौर से अब इस तस्वीर को देखो और बताओ कि क्या वाकई मेरा मर्द मर चुका है? उसने अपने खावन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उस मरे हुए आदमी की तस्वीर की तरफ गौर से देखा तो मेरी हैरानी की इंतहा ना रही कि कार्निस पर जो तस्वीर रखी थी वो मेरी ही थी। मैं दम बखुद कभी उसे और कभी उस तस्वीर को देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कड़क 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 चुड़िया बदस्तूर मोती चुग रही थी। बताओ ना, यह आदमी मरा हुआ है या जिंदा? और सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पर बिखेर दिया। मैं अजीब झुंझुलाहट में था। कोई जवाब बन नहीं पड़ रहा था। आखिर न जाने कैसे मेरे मुंह से आप ही आप निकल गया, यह आदमी मर चुका है। उसने मेरा जवाब सुना और खिलखिलाकर हंसती हुई दूसरे कमरे में भाग गई, जहां बच्चों ने जागकर रोना शुरू कर दिया था।